Hi everybody, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So जैसे ही हम लोग प्रेपरेशन शुरू करते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स की, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में होती है वो ये, यार पेपर कहीं बहुत ज्यादा टफ तो नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उस पेपर को मैं कर नहीं पाऊंगा। तो पेपर के लेवल को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। अब यार देखो, सीबीएसई हमें घर आकर तो नहीं बताने वाला है कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, बट डेफिनेटली वो एक कह सकते हैं लिमिट जरूर सेट कर सकते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेज। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये चेक करने वाले हैं कि क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर का क्या लेवल रहने वाला है। सबसे पहले इसे चेक करने के लिए, जो कि हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, हमने सैम्पल पेपर देखा हुआ है, तो सैम्पल पेपर में हम लोग जो सितंबर के अंदर रिलीज हुआ था इंग्लिश कोर का सैम्पल पेपर, ये इंग्लिश कोर के सैम्पल पेपर के अंदर हमने देखा था कि अगर हम बात करते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस की, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस के अंदर हम लोगों को एमसीक्यूज भी मिले थे। एट द सेम टाइम हम लोगों को यहाँ पे जो हमारे वन वर्ड्स या फिर कह सकते हैं कि वन मार्कर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी मिले थे, जिसमें कमेंट आ गया। यहाँ पर जैसे कि दो वेज पूछ रहे थे तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिला था कि यार रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस जो हैं उनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों तरीके के क्वेश्चन। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर लेवल उतना आसान नहीं रहेगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को अगर नहीं भी करके गए और वहीं पे कर लिया तो भी काम हो जाएगा। तो वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ वोकैबलरी के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो अगर आप वोकैबलरी से डरते हो या वोकैबलरी के क्वेश्चन से डरते हो तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे हमारे पास में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं है कि ठीक है हमारे को 12 क्वेश्चन मिलेंगे 10 करना है, 11 क्वेश्चन मिलेंगे 10 करना है, तो हमें करने सारे ही पड़ेंगे। इसकी वजह से थोड़ा सा ये जो लेवल है इसका इंक्रीज हो चुका है। आप ये इसकी प्रैक्टिस अगेन आप कहाँ से कर सकते हो, सबसे पहले सैंपल पेपर से आपको शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, दोनों ही जो पैसेजेस है दोनों ही पैसेजेस का इक्वल लेवल था, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो पैसेज है उसका लेवल थोड़ा कम मिला होगा। हाँ, क्योंकि पैसेजेस डिफरेंट है, पहले वाला पैसेज थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पैसेज है और दूसरे वाला जो पैसेज है वो फैक्चुअल है, तो क्वेश्चंस पूछने के तरीके में डिफरेंस आ गया। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें वोकैबलरी नहीं है तो वोकैबलरी क्वेश्चंस बिल्कुल है, और आपको ज्यादातर क्वेश्चन एनालिटिकल मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको जब तक आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की है पैसेज की करना मुश्किल हो जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए तो मैं आपको जरूर बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का लेवल तगड़ा होने वाला है। ऑप्शंस की कमी की वजह से आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो भी एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम राइटिंग स्किल में। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिव राइटिंग स्किल जो है वो काफी ज्यादा स्कोरिंग आप लोगों के लिए रहने वाला है और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ऐसा इसके लिए है क्योंकि देखिए आपके पास में दो ऑप्शन सिर्फ नोटिस के हैं। नोटिस एक ऐसा टॉपिक है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो और दो ऑप्शंस आपको उसके लिए मिलेंगे। तो मतलब मान लीजिए अगर एक आपको समझ में नहीं आया कि इसके अंदर मेरे को क्या लिखना है, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन भी है। एंड नोटिस में आपको हार्डली 50 वर्ड्स लिखने होते हैं और उस पर आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, तो काफी ज्यादा स्कोरिंग है ये। यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो इतने कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे या ऐसे डिफरेंट नहीं थे कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पूछ लिया है। अगेन इवेंट से रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, बट यस आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है। अब देखो यार, जहाँ पर सीबीएसई ऑप्शन देगा तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे, तो नेचुरली यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आए तो आप उसे कैसे टैकल करो। देन इसके बाद में अगर हम देखें हमारे पास में इनविटेशन है। इनविटेशन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप फॉर्मल इनविटेशन प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आपका काम जो है अच्छे से हो जाने वाला है, क्योंकि फॉर्मल इनविटेशन और फॉर्मल रिप्लाई आपको इन दोनों ऑप्शन में से कहीं तो मिल ही जाएगा। क्योंकि इनविटेशन के अंदर भी आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे और कोई भी एक करना रहेगा तो ये आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक करना रहेगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, हो सकता है डिफिकल्टी जो इवेंट की हो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या हो सकता है कि आप यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हो बिकॉज आप इनफॉर्मल तैयार नहीं करके आए। तो ये भी इजी है। अगेन लगभग 50 वर्ड्स लिखने हैं और अगर कार्ड बनाने के लिए आ गया तो वो भी बहुत मुश्किल से लिखने हैं, और सोचो इतने में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, तो वेरी स्कोरिंग। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस के लेवल की, जहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी आपका हो सकता है कि लेटर टू द एडिटर पे ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर इतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में अंदर नहीं आ पा रही हो, या हो सकता है कि जब आप पहले देखो तो देखते ही आपको ऐसा लगे कि ठीक है मुझे ये पॉइंट्स आ रहे हैं पर डेवलपमेंट में टाइम लग रहा हो, टाइम कंज्यूमिंग ये हो सकता है। बट देन लुकिंग एट द क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है कि इतना कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं आने वाला है।
अच्छा, इसके साथ में हम ये भी यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में से वी आर गोइंग टू गो फॉर जॉब एप्लीकेशन, एंड जॉब एप्लीकेशन की पेटेंट बॉडी हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो जॉब एप्लीकेशन में कोई भी क्वेश्चन आए वी विल ऑलवेज बी प्रिपेयर, क्योंकि हमें हर तरीके के सिचुएशन के लिए वो पेटेंट बॉडी बना रखी है। सो आप आराम से उसे याद कर सकते हो और फिल कर सकते हो। तो अगेन ये भी बहुत स्कोरिंग है। थोड़ा सा जो यहाँ पर ट्रिकी रह सकता है वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग का। कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा आपका जा सकता है और हो सकता है कि नंबर भी कट जाए। हाउएवर रिपोर्ट राइटिंग जो है वो गिने चुने सब्जेक्ट्स पर ही पूछा जाता है, तो अगर आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो राइटिंग सेक्शन क्वेश्चंस को देखते हुए काफी ज्यादा आसान लग रहा है, तो आपको राइटिंग सेक्शन को लेकर इतनी ज्यादा तैयारी करने की, एज इन डरने की जरूरत नहीं है कि आप रात दिन एक करके राइटिंग सेक्शन कर रहे हो। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ये एडवाइस करूंगी कि आप एक एक क्वेश्चन अगर डेली भी करते हो राइटिंग स्किल के साथ में टच में रहने के लिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। बट ये बिल्कुल भी आइडियोलॉजी अपने दिमाग के से निकाल दीजिएगा कि मैं सिर्फ फॉर्मेट करके चला जाऊंगा और उसके बाद में वहां पर जो है अपने आप मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सिर्फ फॉर्मेट देखकर नहीं जाएंगे। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, डेली 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बजाय आप डेली जैसे आज नोटिस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, कल इन्विटेशन का, एंड सो ऑन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है आपका लिटरेचर सेक्शन। नाउ लिटरेचर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अपने आप में 40 नंबर का ये सेक्शन है और इसको हम बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं ले सकते। थैंकफुली कोई लेने भी नहीं देता है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा ही लगता है जैसे कि घूम फिर के सिर्फ लिटरेचर ही है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यार यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रिकी आपके लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज हैं इन पे आपसे टोन से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड, लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड, वोकैबुलरी, न जाने किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी को एक बार थारली चेक नहीं किया हुआ, एक अच्छी रीडिंग आपने उसकी नहीं लगा रखी है, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट आपके लिए होने वाले हैं और ये 1 या 2 नंबर में नहीं आएंगे। आप सोचोगे अच्छा खासा वेटेज, ऑलमोस्ट 50% का वेटेज पूरे लिटरेचर के अंदर ये कैरी करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जितने भी हो सके एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। आप जब भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज में अटकते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे वापस से चैप्टर पढ़ना चाहिए। एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज में अगर आप अटक रहे हो तो वापस चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज करने से होगा, क्योंकि चैप्टर में आप ऑलरेडी उसे पढ़ चुके हो अगर एक बारी, और कुछ नया नहीं मिलेगा। बट अगर आप ज्यादा अलग अलग तरीके के एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज करते रहोगे तो वो नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा और तब जाके आप पक्के होगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है और वो है प्रैक्टिस। आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा है। जिसको भी लग रहा है कि ये प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी चाहिए, सीबीएसई का सारा मटेरियल आपको सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगा, वहां से शुरू करो। जब वो हो जाएगा तब आप कुछ और सोचो। अब इसके बाद में आपने यहाँ पर ये लिटरेचर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज तो टफ है ही, बट इसके साथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर वाले देखने को मिलते हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। तो 1 मिनट, हम थोड़ा सा जल्दी वहां चले गया। yes. तो ये भी कुछ कम नहीं है, 40 से 50 वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने रहेंगे और आप सोचो कि यहाँ पर एक भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कमेंट बेस्ड हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि थीम बेस्ड हैं, ऑथर और प्रोटैगनिस्ट के रिलेशन को लेकर क्वेश्चंस बने हुए हैं, ऑथर की राइटिंग स्टाइल को लेकर क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत सारे आपके एक्सप्रेशंस आपको दे दिए हैं, उनका मीनिंग इंटरप्रिटेशन पूछा जा रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यहाँ पर बने हुए हैं। आपको मैं ये बता सकती हूँ कि बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन थीम से रिलेटेड है। तो अगर आप एक बार लिटरेचर में अपनी स्टोरी अच्छे से पक्की कर लेते हो, एक रीडिंग आपने लगा दी है, तो आपका इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर है और थीम अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है। थीम से ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे थीम बेस्ड हैं। अगर आपको थीम, कैरेक्टर्स, इनके बारे में पता है, दैट मीन्स ये वाले जो क्वेश्चन है ये वहां से उठकर आ रहे हैं जिसका बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो जो बच्चे हैं जो सोचते हैं इंग्लिश के अंदर अभी मेरे को समरी पढ़नी है एंड समरी से मेरा काम हो जाएगा, तो वो यहाँ पर मात खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी ये जो आइडियोलॉजी है उसी को फेल करने के लिए सीबीएसई ने ये इस तरीके का पेपर दिया है। वो यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ समरी से कुछ नहीं होगा, अनटिल और अनलेस आपको कैरेक्टर के बारे में पता है, प्रोटैगनिस्ट के बारे में पता है, आप थीम अच्छे से जानते हो, टाइटल वो क्यों रखा है, ये सारे क्वेश्चंस आपको एकदम आउटलाइन पूरी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके बाद में सेम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर चैलेंज हो सकता है और लिटरेचर सेक्शन को जो डिफिकल्ट बना सकता है वो है पैरेलल क्वेश्चन।
ये पैरेलल क्वेश्चन जो है, ये पैरेलल क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंटायर लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। आपको यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कोई मान लीजिए कैरेक्टर है और दूसरा कोई कैरेक्टर है, और उन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी है और उन दोनों को आपको कंपेयर करने के लिए दे दिया जाता है। कोई एक चैप्टर का थीम है और दूसरे चैप्टर का थीम है, अगर उन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है। अब ऐसे में अगर आप इन्हें देखते हो तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगते हैं, बट ट्रस्ट मी ये सबसे ज्यादा आसान हो जाएंगे जैसे ही आप इन्हें क्रैक कर लोगे। आपको क्रैक करने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि सामने वाला लिटरली आपको यहाँ पर वो भी दे रहा है कि कौन से चैप्टर्स हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ डायलॉग उठ के यहाँ पर आ जाते हैं तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपको उसमें चैप्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका थीम देने के लिए। बट यहाँ पर आपको चैप्टर्स भी दिए हुए हैं कि यार इस चैप्टर का थीम है या सच एंड सच कैरेक्टर है, तो इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि अब आपको यहाँ पर क्या करना है, उन दोनों को कंपेयर करना है। हाँ, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज यूल हैव टू सिट एंड जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स जो आपको लगता है कि इसके और इसके अंदर सिमिलर है, एंड ऑल्सो जो भी अगर मान लीजिए डिफरेंसेस हैं, तो ये आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड एट द सेम टाइम डेवलपमेंट विल टेक टाइम, क्योंकि 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट भी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज ट्रिकी हो सकते हैं। तो इस तरीके का पेपर, सैंपल पेपर जो है सीबीएसई ने दिया। अब देखो यार क्या हुआ था कि सीबीएसई ने अभी कुछ ही दिन पहले एक एक और क्वेश्चन बैंक, या हम कह सकते हैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो रिलीज किए थे हमारे लिए। और ये हम लोगों ने देखा तो हमें लगा यार कहीं यहाँ पर कोई राहत हो, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट है, वो तो सितंबर में थे और ये तो बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट है। इसको भी अगर आप एक बार चेक करते हो तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस वैसे ही हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि आपके पेपर के अंदर आया हुआ है, सैंपल पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ से तो बिल्कुल पक्का कर दिया है सीबीएसई ने कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में तो कोई राहत नहीं है। आपको पूरी तरीके से ऐसा ही प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। यू शुड बी प्रिपेयर फॉर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बी इट वोकैबुलरी क्वेश्चंस, टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस, टोन बेस्ड क्वेश्चंस, एवरीथिंग। When it comes to creative writing, again यहाँ पर ये जो creative writing है ये भी काफी ज्यादा सिमिलर है उससे जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है सैम्पल पेपर में। तो क्रिएटिव राइटिंग को लेकर भी इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं आपको बोलूंगी एक एक क्वेश्चन आपको कम से कम करना चाहिए। ये अगर आप क्वेश्चंस करते हो, या फिर मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपने सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर के भी राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस कर लिए तो भी आपका काम हो जाएगा, बिकॉज यूल एग्जैक्टली नो कि कैसे लेवल है एंड यूल एग्जैक्टली नो व्हाट टू राइट। इससे ज्यादा आपको किसी और किताब को भी टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली आप क्योंकि हमारी एक अलग स्ट्रैटेजी हमने बना रखी है तो इट विल हेल्प यू। when we come to the लिटरेचर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लिटरेचर सेक्शन में यहाँ वाले एक्सट्रैक्ट्स मुझे पर्सनली थोड़े आसान लगे इन कंपैरिजन टू सैम्पल पेपर। ऐसा भी हो सकता है कि अभी बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा लग रहा हो, बट यस ये थोड़े से आसान थे। इसके लिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन जो है क्वेश्चंस का वो अलग है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो काफी आसान हो जाता है वो है। बट अदरवाइज अगर हम देखें तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज का लेवल भी लगभग वैसा ही है। वही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इंटरप्रिटेशन पूछ लिया गया है, टाइटल पूछ लिया है एक एक्सट्रैक्ट को देकर कि इस एक्सट्रैक्ट को अगर आपको टाइटल देना होता तो कैसे देते। सब थीम का वर्क आपको बहुत यहाँ पर करवाया जाएगा। बहुत ही बुरे लगते हैं मुझे ये वाले क्वेश्चंस, और ये वाले क्वेश्चंस आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, तो इनको भी आपको तैयार करना है। और बिल्कुल आपको यहाँ पर वन वर्ड वाले क्वेश्चन या कह सकते हैं हम वन मार्कर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी देखने को मिले। अब सेम ये जो अगर प्रैक्टिस पेपर की हम बात करते हैं, इस प्रैक्टिस पेपर के अंदर आपको यहाँ पर वही वाले क्वेश्चन जो हैं जिनमें से आपको 5 करने होते हैं, आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब मैं इनको देख रही थी, मैं नोटिस करना चाहती थी कि यहाँ पर कहीं कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर थीम से कोई क्वेश्चन पूछ दिया है, कोई स्टेटमेंट को के ऊपर कमेंट करने के लिए दे दिया है, किसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कोई बोल दिया है, किसी कैरेक्टर को के बारे में बात हो रही है, ऑथर की राइटिंग स्टाइल के बारे में बात हो रही है, तो दैट्स देयर। एंड अगेन मेरे को लगा कि पैरेलल क्वेश्चन चलो एक बार के लिए सीबीएसई ने सोच लिया होगा कि डाल देते हैं बच्चों को डराने के लिए, और प्रैक्टिस पेपर में नहीं होगा, ये पैरेलल क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में भी मौजूद है। तो आई थिंक इससे हमारा जो सोचना है सीबीएसई के पेपर के लेवल को लेकर सीबीएसई ने पक्का कर दिया है कि ठीक है, आप सैंपल पेपर के लेवल को लेकर ऐसा सोच रहे थे कि ठीक है चलो ये तो सैंपल पेपर है, अब प्रैक्टिस पेपर से भी उन्होंने ये चीज पक्की कर दी है, लेवल जो है दिस इज द बार, ये आपको अचीव करना है, इसको अच्छे से करना है। तो
तो ओवरऑल अभी मैं आपको ये कह सकती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेना है। आई वुड एडवाइज कि आप डेली एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज तो करो ही करो। राइटिंग सेक्शन जो है उसको आप थोड़ा सा, इतना ज्यादा मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आज पूरे दिन बैठकर राइटिंग सेक्शन किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक 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 क्वेश्चन करके अगर आप ये वाले क्वेश्चन सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर वाले भी कर लेते हो तो यू आर गुड टू गो। लिटरेचर की जहां तक बात है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इसके अंदर मुझे लगता है कि थीम जिस तरीके से हम लोग क्लियर करते रहते हैं, जो बातें बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ, वो आपके काफी काम आ जाएंगी। बट आपको ज्यादा फोकस एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज और पैरेलल क्वेश्चंस पे करने चाहिए, क्योंकि ये आपकी जान खाने वाले हैं। तो इनके लिए आपको एकदम तैयार हो जाना चाहिए। तो जैसे जैसे आप कोई भी चैप्टर करते जा रहे हो, ट्राई कि मैं इसका थीम नोट डाउन करूं, या ट्राई करो कि आप जैसे कोई एक चैप्टर आपने रीड कर लिया या चैप्टर आपने कोई सुन लिया तो उसके थीम या फिर मान लीजिए उसकी समरी को खुद से नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पैरेलल के अंदर आपको उस लेवल का थिंकिंग चाहिए, वो उस लेवल का रिकॉलिंग चाहिए, तो वो रिकॉलिंग वैसे ही हो पाएगा। एंड रही बात एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज की, तो दो ही चीजों से ये क्रैक हो सकते हैं। सबसे पहला तो आपका एनसीईआरटी का थरो रीडिंग इसके लिए रिक्वायर्ड है, एंड दूसरा यहाँ पर मतलब एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू को दूसरा एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू ही काटता है। तो अगर आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज में फंस रहे हो तो और एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज करो। ये गलती मत करना कि ये मेरे से नहीं हो रहे हैं तो लेट्स गो बैक टू एनसीईआरटी एंड वापस से हम पढ़ना शुरू कर दें। उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आप अटकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। सो दैट्स द एनालिसिस ऑफ द पेपर। मुझे लगता है कि ऐसा लेवल आने वाला है और इसके लिए आपको हो जाना एकदम तैयार। और यहाँ पर मैं आपकी तैयारी भी करवा रही हूँ, 20 डेज प्लेज चल रहा है, तो चैनल का हिस्सा बनने के लिए फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, डीमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब क्रैक कर लेंगे, सब आग लगा देंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइज।